वेलकम एडजिनियस मेंटर। बच्चे क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट को हमने स्टार्ट किया है और फ्रांस की क्रांति। इसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया कि किस प्रकार जो है इस बुक में हमने फ्रांस की क्रांति, यूरोप में समाजवाद और जर्मनी में नाजीवाद का उदय होगा तो उसमें क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा और दुनिया को इससे क्या सीख मिली, इसका इंट्रो हम कवर कर चुके हैं। और आज बारी है हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ने की, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति को स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे हुई। और एक छोटी सी इसमें मैं सलाह देना चाहूंगा बच्चों को, हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो बच्चों हिस्ट्री को थोड़ा जीना सीखो। अगर आप यहां पर पढ़ने वाले हैं फ्रांस की क्रांति, तो ये मान के चलना है कि अगर हम वहां पर होते तो हमारा रिएक्शन क्या होता। तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई को होती है 1789। ये समय था बिल्कुल सुबह सुबह की बात। और पेरिस शहर जो था उसमें एक खतरे घंटी बजी। पेरिस के व्यक्तियों को लगा कि कुछ पेरिस में गड़बड़ होने वाली है, कुछ अनहोनी की कुछ घटना का आभास हो रहा था कि कुछ होने वाला है। द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जनता के पास यह बात पहुंची कि राजा ने जो है अपनी सेनाओं को कहा कि वो शहर में दाखिल हों। यानी जनता को ये बात अब आ चुकी दिमाग में कि आर्मी उसके ऊपर जो ना फायर करने वाली है। अब लोग डर गए थे। सुबह सुबह लोग घूमने फिरने के लिए गए थे। रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन द फायर द सिटीजन्स। जनता में ये अफवाह फैली कि राजा हमारे ऊपर गोलीबारी करने वाला, हमारे ऊपर हमला बोलने वाला है। इसके जवाब में जब लोग डरे तो जवाब में क्या हुआ, लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया। अब लोग चाह रहे थे कि हम भी इसका डटकर सामना करें। तो इस प्रकार जो है लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन जो था इन द टाउन हॉल, इसके बाहर सामने खड़े हुए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिशिया। तो लोगों ने क्या किया, अपनी खुद की एक सेना बना दी। जब जनता जब हथियार बंद हो जाए, जब जनता बगावत करने को तैयार हो जाए हथियारों के साथ, उसको बोलते मिलिशिया। मिलिशिया क्या होता है, आम जनता की फौज को आप कहते हैं मिलिशिया। तो राजा की सेनाएं हमारे ऊपर हमला करने वाली हैं, इसका डर ऐसा हुआ कि लगभग 7,000 पुरुषों और महिलाओं ने टाउन हॉल के बाहर इकट्ठे हुए और जो है अपना एक मिलिशिया बनाया। अब ये लगे तोड़फोड़ करने। भीड़ है, भीड़ देखो बेकाबू होती है। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती और भीड़ का कोई एजेंडा नहीं होता। भीड़ एक जो मन में आए वो करती है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि सरकारी दफ्तरों पे तोड़फोड़ करी, इस उम्मीद में कि हमारे पास कुछ हथियार मिल जाए। अभी ये सिर्फ लाठी वगैरह इनके पास थी। ये चाह रहे थे कि हमारे पास जो है कुछ और हथियार हों। उन हथियारों को जो है ढूंढने की इच्छा में सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। एंड फाइनली इनमें से कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी and storm the fortress prison, the Bastille. The Bastille। देखो लोगों ने क्या किया, उनमें से कई सारे व्यक्तियों ने ईस्टर्न पार्ट की तरफ मार्च किया। शहर का जो पूर्वी हिस्सा है उसकी तरफ चले गए और वहां पर क्या किया, एक जेल थी जिसका नाम था बेस्टिल। इस बेस्टिल की जेल पर हमला कर दिया। वेयर दे होप्ड टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशन। जनता को यह लग रहा था कि शायद इस जेल के भीतर कुछ खजाना या फिर आप माने कुछ हथियार हो सकते हैं। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। जब जनता ने इसके ऊपर धावा बोला उस जेल के ऊपर, तो वहां का जो कमांडर था बेस्टिल की जेल का, इस झड़प में, इस लड़ाई के अंदर वो कमांडर मारा गया। और जनता ने क्या किया, गुस्साई भीड़ ने जेल को तोड़ दिया और उसकी सलाखों से कुछ कैदियों को रिहा कर दिया। हालांकि कैदी की संख्या कम थी, यानी केवल 7 कैदी थे जिनको रिहा किया। लेकिन लोग एक खुशी मना रहे थे कि हमने जेल पे हमला किया, हमने जेल को तोड़ दिया, हमने कैदियों को भगा दिया। वो खुशी एक अलग लेवल की थी, लेकिन कैदी साथ थे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king। अब देखो जनता जब इस बेस्टिल की जेल पे हमला कर रही थी तो उसमें खुशी की बात क्या थी, लोग ये मानते थे कि ये जेल जो है राजा के निरंकुश राज का प्रतीक है, कि जो राजा है हमारा
उस राजा ने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं और उस जुल्म की निशानी ये जेल है। तो जब उन्होंने जेल तोड़ी तो उनको कुछ लगा कि हमने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। यहां पर जो डेस्पोटिक पावर है, देखो बच्चों, डेस्पोटिक पावर का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है एक कहे कि ये करना है, ये नहीं करना, मेरी बात माननी है, मेरी बात को इस प्रकार फॉलो करना है, उसको बोलते हैं डेस्पोटिक पावर, उसको बोलते हैं निरंकुशता। इसका हिंदी का शब्द जो होता है, मैं इसका हिंदी का शब्द आपको दे रहा हूं, इसको बोलते हैं निरंकुशता। कि आदमी के ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे, कोई अंकुश ना लगे। अंकुश माने कंट्रोल, जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाए उसको बोलते हैं निरंकुश। तो लोगों ने इस पे हमला किया और लगा कि हाँ, ये जेल जो है राजा की उसे रौद्र, उसके खतरनाक रूप का प्रतीक है। तो फिर इसको तोड़ के अच्छा लगा कि जेल को तोड़ दिया, कुछ और हिम्मत आई। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। लोगों ने जेल को तोड़ा, उसके अंदर की पत्थरों को भी तोड़ डाला, पूरी जेल को तहस नहस करके उसके पत्थरों को बिखेर दिया और कुछ पत्थरों को उठाकर ले गए अपने साथ में, ताकि इसको एक निशानी के रूप में रखेंगे, यादगार के रूप में। कुछ लोग ऐसे थे जो शायद जेल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो भी चाह रहे थे कि इस इतिहास का हिस्सा बने, कि भीड़ ने जो ये हमला किया है उसका हिस्सा बने। तो इस कारण क्या था कि लोगों ने एक इच्छा जताई कि हमें जेल का टुकड़ा चाहिए, ताकि उसको हम दिखा सके अपनी आने वाली पीढ़ी को कि देखो हमारे पास ये टुकड़ा, हमने जेल को तोड़ा था। तो उस निशानी के रूप में लोगों ने इसके पत्थर भी ले लिए। सोवेनियर क्या होता बच्चों? निशानी, यादगार की एक निशानी, उसके रूप में इसके पत्थर को ले लिया। तो मार्केट में बिकने लगे ये पत्थर कि देखो भाई, ये पत्थर उस जेल का है। तो खरीदार काफी हुए। द डेज दैट फॉलोड saw more rioting both in Paris and the countryside। एक बार जब जेल पे हमला हुआ तो थोड़ा कि राजा चुप बैठेगा, तो राजा ने भी कुछ किया। तो बदले की जो कार्रवाई थी जनता की, राजा की, उसमें लगातार दंगे होते रहे। और जो शहर था वो सिर्फ पेरिस शहर में ही नहीं, अब ये दंगों की आग जो है गांव तक जा चुकी थी, यानी ग्रामीण भागों तक जा चुकी थी। कंट्री साइड का अर्थ होता बच्चों ग्रामीण क्षेत्र। तो यहां तक दंगे भड़क चुके थे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। दिक्कत यह थी कि कुछ लोग, देखो बात यह है ना कि वो लोगों में ऐसा डर का माहौल क्यों आया। ऐसा नहीं है कि अचानक से दिमाग में आए कि अरे राजा हमला करने वाला, हम भी करेंगे। इसके पीछे कई और भी कारण होते हैं, यानी कि सिर्फ यही कारण है। कारण बच्चों असली ये था कि उस जमाने में लगभग लोग बेचारे हाई प्राइस के कारण, हाई प्राइसेस ऑफ फूड, इसके कारण बगावत कर रहे थे। उनको 2 समय का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो परेशान थे। और वो दिन भर की जो उनका डेली का जो रूटीन था, खाने के लिए मारा मारी, वे उससे तंग आ चुके थे। अब वो कोई चाह रहे थे सल्यूशन कि कुछ मिले। और जब वो भूखी जनता को एक खबर मिली कि करीब 7,000 लोगों ने या करीब के आसपास लोगों ने जेल पर हमला कर दिया, उस खतरनाक जेल को तोड़ दिया, तो बाकी लोगों में एक हिम्मत आई, एक नई उम्मीद की किरण जागी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो भूखी जनता भी फिर जो है क्रांति का हिस्सा बनने लगी। इस प्रकार ये क्रांति की आग बढ़ती गई। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। अब देखो, जब इतिहासकार, जो आजकल वाले इतिहासकार हैं, जब इस घटना को बैक में जाकर देखते कि एक्चुअली में हुआ क्या था, तो असल कहानी अब आती समझ में कि हुआ क्या था। दरअसल ये फ्रांस की जो क्रांति हुई है ना, ये 14 जुलाई को, ये जो क्रांति है 14 जुलाई 1789 की, ये क्रांति यानी कि कोई एक घटना थी, ये तो घटनाओं का एक क्रम थी। दिस इज ए चेन ऑफ इवेंट्स। एक के बाद एक हालात बिगड़ते गए और ऐसी नौबत आ गई थी कि आखिर में राजा की हत्या करवा दी गई। कैसे बात बिगड़ती गई और देखो राजा की हत्या, उसमें हत्या की गई। तो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। और गजब की बात यह है कि जो उसमें लोग जब ये इस घटना में शामिल थे, उनमें से बहुतों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि ये सब हो सकता है। दे डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। उनको इस आउटकम की उम्मीद नहीं थी। एंटिसिपेट माने इसकी उम्मीद या ऐसी इच्छा ना होना। उनको लग रहा था ठीक है, ये तो
जेल तोड़ दी हो जाएगा, डर जाएगा राजा, पीछे हट जाएगा, हम भी हट जाएंगे। लेकिन पीछे कोई नहीं हटा। एक के बाद एक घमंड, एक एटीट्यूड और एक वो जुल्म जो है या फिर उसके प्रति आवाज, ये टकराते गए आपस में और बातें बिगड़ती गई और बात का बतंगड़ बन चुका था। राजा की हत्या हुई। लेकिन बात यह है ना कि ऐसा कैसे हुआ, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, कहां से शुरुआत हुई और इसकी असली जड़ क्या है। ये तो खैर वो दृश्य है जब बेस्टिल की जेल पर हमला हुआ, उसके ऊपर गोलीबारी हुई, उसको तोड़ा गया, कमांडर उसको डिफेंड करा था, फिर कमांडर की हत्या हुई। लेकिन बात है कि ऐसा कैसे हुआ। इस चीज को जानने के लिए हम बात कर रहे हैं कि जनता ने बगावत की। बच्चों, जनता ने बगावत की। पीपल, जनता कौन है ये, किसको जनता कहते हैं कि जनता है ये जनता कौन है? ये जनता वो समाज है, ये समाज के लोग होते हैं। और समाज के लोगों पर जब भी जुल्म हुआ है तो उसका लोगों ने बदला लिया है। और कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जनता इतनी परेशान हुई कि राजा को सबक सिखा दिया। जो राजा कभी अपने घमंड के सामने जनता को एक घास के तिनके के समान ही समझते थे, वही लोगों ने क्रांति की और राजाओं का सर्वनाश कर दिया, पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। तो यहां पर हमने यह समझना है कि फ्रांस की क्रांति के समय, बल्कि फ्रांस की क्रांति से पहले ऐसा क्या हुआ कि लोगों में गुस्सा था। इतना गुस्सा था कि उस जेल के पत्थरों को तोड़ तोड़ के ले गए। कैसे? एक आदमी इतना पागल कैसे हो सकता है कि वो जेल को तोड़ के ले जाए, पत्थरों को तोड़ दे, पत्थर को सड़क पे डाल के पीट रहा है पत्थरों को। इतना पागल व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसके पीछे आर्थिक हालात होते हैं, उसके पीछे बच्चों एक लंबा एक जुल्म होता है। उसको लगता है ना कि बस गुस्सा सहन कर रहा है, प्रेशर कुकर की तरह है, सहन करता रहता है और अचानक से एकदम जो कुकर की सीटी मारता है। ऐसा नहीं है कि सीटी उसमें बजी है तो अभी आंच लगी होगी, आंच तो बहुत पहले लग चुकी, पर उस आंच से प्रेशर बनने में टाइम लगता है। तो कुकर की तरह काम किया। लोग दबाव में थे, पर यानी कि शांत हो चुके थे, जुल्म को सहन कर रहे थे, सहन। और जब इनकी सहनशीलता का बांध टूटा तो फिर क्रांति हुई। उसको क्रांति कहते हैं। अब ये क्रांति कैसे हुई? इन 1774 लुई 16 ऑफ द बोरबोन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है और इसके फैमिली का नाम था बोरबोन फैमिली। ये जिस तरह आप कहते हैं ना कि भारत में मौर्य राजा हुए, भारत में गुप्त राजा हुए, भारत में मुगल थे, उसी प्रकार आप मानिए कि ये बोरबोन फैमिली में था लुई 16। जब राजा बना 20 साल का था लगभग उस समय, और इसकी शादी जो है मैरी एंटोनेट से हुई थी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जिस समय यह राजा बनता है उस समय फ्रांस का खजाना खाली था, एम्प्टी ट्रेजरी थी, खजाना खाली था। राजा बना है, नया नया लड़का है, 20 साल का है, कुछ उम्मीदें होंगी कि मैं बादशाह बना हूं, मैं ये करूंगा, इतने खर्चे होंगे, मैं ठाठ बाट की शान की लाइफ जीऊंगा, इस प्रकार को सोच के आया होगा। लेकिन खजाना खाली पाया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड दिस फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस का खजाना खाली कैसे हुआ? फ्रांस बच्चों देखो बड़े लंबे समय से अंग्रेजों के साथ लड़ाई करता आ रहा था। यूरोप के दो देश इंग्लैंड और फ्रांस से आपस में कई साल तक लड़ते रहे, क्योंकि दोनों ही काफी साम्राज्यवादी देश थे। दोनों का जो इंपीरियलिज्म था काफी हावी था। दोनों चाह रहे थे कि दुनिया उनके अधिकार में हो। तो दोनों के टकराव जो है कई बार हुई और उसमें लंबी लड़ाइयां चलती गई और फ्रांस के खजाने खाली होते गए। तो फ्रांस जो है अपना सारा पैसा इन पे लुटा चुका था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। उसके अलावा जो वर्साई के महल थे, देखो वर्साई क्या फ्रांस की जगह है, ये वर्साई के महल इतने शानदार थे, इतने बड़े थे, इतने आलीशान महल। तो इतने आलीशान महल को अगर मेंटेन रखना है तो उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। और जब आपके पास खर्चा करने को है ही नहीं और फिर भी आप कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, कि ज्यादा है, कुछ ज्यादा, आपके चद्दर से बाहर पैर पसारने वाली बात है, जो इनके पास नहीं था। अब ये उसको खर्चे को रख रहे मेंटेन,
भाई अपनी जो एक इज्जत है, स्टेटस है कि भाई तू राजा है, उसकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए दिखावा जरूरी था। खजाना पहले खाली है, ऊपर से दिखावा करना कि मैं राजा हूं, मेरा शानदार महल है। भाई दिखावा करना है कर, पर दिक्कत यह है ना कि तू किस कीमत पे करेगा? जनता को दुखी करके। और राजा अगर खुद सुख भोगना चाहेगा, जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? चलो ये भी ठीक था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ऊपर से समस्या क्या रही? फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प कर दी। उस समय अमेरिका चाह रहा था कि वो अंग्रेजों से आजाद हो जाए, पर अमेरिका को किसी तगड़े दोस्त की जरूरत थी। और दोस्त कौन? वो था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की दुश्मनी इंग्लैंड से थी। तो इसलिए फ्रांस ने सोचा कि अगर मैं अमेरिका की हेल्प करता हूं तो मैं अपने दुश्मन ब्रिटेन से बदला ले पाऊंगा। तो ब्रिटेन से बदला लेने की इच्छा में उसने हेल्प कर दी अमेरिका की। और हेल्प ऐसी की कि उसमें साथ में युद्ध में उतरना पड़ा, सपोर्ट करना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ? ये पहले से कंगाल हो चुका था, ऊपर से एक जो है गलत कदम ये उठा दिया कि अमेरिका की हेल्प कर दी और खजाना और खाली होता गया। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू ए डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। देखो इनके ऊपर कर्जा कितना हो चुका था, कितना कर्ज हो चुका है। $1 बिलियन का कर्ज और बढ़ चुका था। बच्चों लाइवर थी फ्रांस की करेंसी उस जमाने में, फ्रांस की मुद्रा, उसको बोला करते लाइवर। तो इसका जो है इतना ज्यादा हो चुका था। अच्छा कई बार देखो इसको लिवरे भी कहते हैं, कभी कभार इसको इस प्रकार भी बोलते हैं, ठीक है, लिवरे। तो दोनों ही ठीक रहता बोलने में। तो इतना अधिक कर्जा हो गया था कि अब वो 2 बिलियन पे जा चुका था। यानी 1 बिलियन तो सिर्फ अमेरिका की हेल्प करने के रूप में आया था, डबल हो चुका। अब lenders who gave state crediting now begin to charge 10% interest on loan। अब देखो राजा के पास पैसा कहां से आ रहा है? राजा ये पैसे लेके आ रहा है साहूकारों से, सेठ लोगों से। भाई कितनी गजब की बात थी कि राजा के पास पैसा नहीं है और फिर भी खर्चा करना चाह रहा है। तो उसके लिए जो वहां के जो कुछ सेठ होंगे फ्रांस के, उनसे पैसा उधार पे ले रहा है, वो इसको पैसा लोन पे दे रहे हैं। उन्होंने अब इससे 10% का ब्याज लेना शुरू कर दिया। अब राजा फंस चुका है। राजा को उसका ब्याज भी चुकाना है, लोन भी चुकाना है, राजा को अपना महल मेंटेन रखना है, सब कुछ करना है, पर करे कैसे? खजाना खाली है। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। जिस पैसे का इस्तेमाल राजा को, सरकार को जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, उस पैसे का इस्तेमाल तो ये ब्याज चुकाने में कर रहे हैं। जनता की नहीं पड़ी है कि जनता भूखी मर रही है, जनता बेचारी भूख से मर रही है, जनता बेचारी परेशान है, खाने की दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, महंगाई का बोलबाला है, बेरोजगारी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हां अपना महल चलना चाहिए, महल में 20 लोग यहां बैठे हों, 20 लोग यहां बैठे हों, राजा आए तो वाह राजा जी वाह, ये करने वाले हों तो मजा। तो इसके लिए तो भाई पैसा लगता ना, कि पैसा कहां से आएगा? या तो आप जनता का शोषण करोगे और या फिर आप जनता की भलाई करोगे। तो इन्होंने जो है जनता को दरकिनार किया, जनता जाए भाड़ में, हम अपना काम करते रहेंगे, हम तो मौज मारते रहेंगे। जनता है ही पागल, तो क्यों ना मारेंगे, मौज लगाई, ये सोचते इस प्रकार का। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे कि मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाना, यूनिवर्सिटीज को चलाना, ये सारे खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं? द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। भाई देखो राजा ने लोन भी चुकाना है, राजा ने आर्मी रखने, लड़ाई भी तो करनी है, आर्मी रखनी है, राजा ने सरकारी दफ्तर भी चलाने हैं, यूनिवर्सिटीज भी चलानी है, राजा ने खुद के महल को भी देखना है, शान की जिंदगी जीनी है। तो उसके लिए फिर क्या चाहिए? पैसा। इन सब कामों के लिए चाहिए पैसा। और पैसा कौन देगा? पैसा देगी गरीब जनता। गरीब जनता के ऊपर टैक्स को बढ़ा दो, पैसा आ जाएगा। कितनी सिंपल बात है। Yet even this measure would not have sufficed
French society in the 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate paid taxes. चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई राजा समस्या में है, राजा को टैक्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ठीक है, लेकिन समस्या यह है ना कि इससे भी इनका समाधान नहीं हुआ। दिक्कत कहां है? फ्रांस के समाज में उस जमाने में 3 प्रकार के लोग थे। जिस तरह तुम पढ़ते हो ना कि एंशिएंट भारत में 4 तरह के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वहां पर 3 तरह के थे। एक का नाम था द फर्स्ट एस्टेट, द सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। पर समस्या क्या है कि पहले दोनों को टैक्स नहीं भरना है। पहले जो 2 एस्टेट हैं वो टैक्स फ्री हैं और टैक्स बेचारे केवल एक भरेंगे, थर्ड एस्टेट। यहां वाली समस्या है ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस, इनको टैक्स भरना है। तो राजा अगर टैक्स को बढ़ाएगा तो केवल तीसरे ग्रुप वाले फंसे। अब तीसरे में कौन है वो देखते हैं, पहले एक बार सारा समझू। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेट बैक टू द मिडिल एजेस। देखो ये फ्यूडल क्या होता है, इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं सामंतवाद। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा इसको कैच करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आज से बात करें 500, 600, 700, 800 या 1000 एक साल पहले, 500 से लेकर 1000 वर्ष पहले मान लो, जिसको सामान्य तौर पर कहते हैं मिडिल एज यानी मध्यकाल बोलते हैं, मध्यकाल। वो जमाना बच्चों न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार का था कि वहां पर धर्म का बोलबाला था। अगर किसी राजा ने अपने आप को स्थापित करना कि मैं राजा हूं, मेरे सारे इतने बात माने, तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी धर्म के ठेकेदारों की। धर्म के ठेकेदार जो भारत में होते हैं पुरोहित, पंडित वगैरह, और यूरोप में चर्च वाले। तो चर्च वाले लोग, हम चलो फ्रांस की बात करें तो वहां की बात करता हूं मैं। तो फ्रांस में क्या था, किसी राजा को अगर स्टेब्लिश होना है कि भाई मैं हूं और मेरी सारी बात माने, तो उसने चर्च के साथ साठगांठ करनी थी। अगर चर्च ये कह देती कि ये राजा बढ़िया है, ये राजा को सीधे भगवान ने भेजा है, तो जनता उसकी बात मान लेगी, चाहे वो कितना ही निकम्मा, कितना ही नकारा क्यों ना हो। बस चर्च ने कह दिया तो बढ़िया है। जनता का शोषण करता हो, जनता का खून चूसता हो, हां चर्च ने कह दिया तो एकदम पवित्र है। अब चर्च क्यों बोलेगा ये राजा बढ़िया है? क्योंकि राजा उसके बदले उसको जमीन दान में देगा। राजा बोलेगा सारे चर्च के पुजारियों को कि भाई अगर जमीन चाहिए गिफ्ट में तो मेरी बढ़ाई कर दो, जितनी मेरी तारीफ करोगे उतनी तुम्हारी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो चर्च वाले करते तारीफ, राजा ये, राजा वो, राजा ने ये कर दिया, राजा वो कर देगा, और जनता बेचारी भोली। जनता को यह समझ में नहीं आया करता कि धर्म के परे भी कोई दुनिया होती है, धर्म ही सब कुछ नहीं है। और उनको धर्म का असली अर्थ पता नहीं धर्म होता क्या है। वे मानते थे कि जो पुजारी, जो चर्च वाले जो कह रहे वही धर्म है। तो बेचारी भोली जनता उसी बात को मान लिया करती। अब चर्च वालों के पास एक ऑफर आया है कि अगर तुम राजा की तारीफ करते हो तो तुम्हें जमीनें मिलेंगी। तो चर्च वालों ने भर भर के, ट्रक भर भर के तारीफ की उनकी। अब राजा की तारीफ हुई तो राजा ने क्या किया, जमीनें बांट दी। ले भाई चर्च वालों, तुम्हें 500 एकड़ जमीन दान में, तुम्हें 100 एकड़ जमीन दान में। इन चर्च वालों ने खुद कुछ नहीं करना उस जमीन पर, ये करेंगे खेती औरों के थ्रू कि तुम इस पे खेती करो। तो किसानों से खेती करवाते हैं किराए पर, बल्कि उसके बीच में भी इन्होंने क्या करा कि कुछ व्यक्तियों की अपॉइंट करवा दी, अपॉइंटमेंट की भाई तुम सारी जमीन को संभालो। तो इस प्रकार एक सिस्टम डेवलप हो गया कि राजा ने जमीन दी चर्च को, चर्च ने खुद खेती नहीं करनी, इसने जमीन दे दी किसी और को, बोला कि तुम यहाँ पे किराएदार हो, मैं मालिक हूं, तुम किराएदार हो और तुम यहाँ पर खेती करोगे मेरे लिए, मुझे टैक्स पे करोगे। तो इस प्रकार एक तंत्र जो बनाना ये कि जमीन का मालिक कोई और है, खेती कोई और करता है, बेचारा सारा दिन किसान कमर तोड़ मेहनत करता है पूरा साल भर, और उसको मिलता क्या है, बहुत कम हिस्सा अनाज का, और बाकी कौन ले गया, बैठे बैठे मलाई किसने चेपी, चर्च वालों ने, वो खा गए इसमें। तो ये था सामंतवाद, इसको बोलते फ्यूडल सिस्टम।
सामंतवाद ये होता है बच्चों कि कैसे एक तंत्र काम करता है। तो इन्होंने क्या किया, आम जनता को बेचारी को सिर्फ और सिर्फ किराएदार बना के छोड़ दिया कि तुम किराएदार हो, जमीन हमारी है सारी, तुम खेती करोगे, हमारी सेवा करना तुम्हारा फर्ज बनता है, हमारे यहां पर काम करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और कोई पूछे कि क्यों फर्ज बनता है तो उसको दंड दिया जाएगा, क्योंकि राजा तो अपना ही आदमी है, हमने राजा को स्थापित किया है, तू महान है, तू ये है, तू वो है, उसके बदले जमीन मिली है तो हमारी तो मिली भगत है, हमें कौन चेक करेगा। तो ये जो मर्जी वाला काम करते, एक तंत्र ऐसा बना दिया कि बेचारा किसान तो किराएदार रहेगा, सबको इनकी सेवा करनी होगी। ये जो जमीनें के जो मालिक थे, इसी को बोलते सामंतवाद। और विस्तार में बाद में आएगा, अभी इतना ही समझ लो। द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। देखो बच्चों, फ्रांस में 1789 से पहले का जो समय था उसको बोलते हैं ओल्ड रेजिम। और ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स का आता है कि ओल्ड रेजिम से आप क्या समझते हैं। 1789 से पहले का फ्रांस कहलाता ओल्ड रेजिम। अभी आपको एक फिगर 2 दिखाया जाएगा, उसमें देखना हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, कैसे फ्रांस का समाज बना हुआ था। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग लोग किसान थे, 90% के करीब किसान हुआ करते, लेकिन उनमें से बहुत कम थे जिनके पास खुद की जमीन थी, यानी बहुत सारे किराएदार थे। अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट। 60% जो जमीन थी पूरे देश की, वो या तो नोबेल यानी ऊंचे वर्ग के लोग थे उनके पास थी, या फिर चर्च वालों के पास थी, या फिर कुछ बड़े जमींदारों के पास थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो शुरू की 2 एस्टेट हैं, एक का नाम है द क्लर्जी, एक का नाम है द नोबिलिटी, इनको जन्म से कुछ अधिकार हैं। भाई ये कैसे पॉसिबल है किसी व्यक्ति को जन्म से अधिकार हो, कि तेरा जन्म जो है इस ग्रुप में हुआ है और तुम्हें यह अधिकार मिल जाएगा कि तुम जो है बैठे बिठाए आराम से मौज मारते रहो। और एक को बेचारे को तुम बोल रहे हो कि तेरा जन्म उस वर्ग में, उस कम्युनिटी में हुआ है, तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, तुमने हमारे यहां पर फ्री में काम करना पड़ेगा, जब रोड बनेगा तुमने यहां पर मजदूरी करने के लिए आना पड़ेगा। तो ये तो भेदभाव था, जनता इस भेदभाव से परेशान थी। ये सारी बातें उसको दुखी कर रही हैं बार बार। एक फिगर 2 देखो आप, ये रहा, इसमें देखो यहां पर कौन है, क्लर्जी। क्लर्जी माने चर्च वाले लोग, चर्च वगैरह, उसको बोलते हैं क्लर्जी। ये फर्स्ट एस्टेट है। सेकंड पे है नोबिलिटी, राजा के कुछ खास उसी जाति के लोग जिनको बोलते हैं नोबिलिटी, यानी उच्च वर्ग के लोग कहलाए जा करते, इनको जन्म से कुछ राइट है। और थर्ड में कौन है, बिजनेसमैन, मर्चेंट, वकील वगैरह, किसान, कारीगर, छोटे किसान, सब प्रकार के लोग, सब तरह के कार्य करने वाले, पढ़े लिखे भी सब व्यक्ति, वे कहलाते थर्ड एस्टेट। और जो बैठकर मौज मारने वाले हैं वे हैं 2, फर्स्ट में क्लर्जी, सेकंड में आपकी नोबिलिटी। तो असली समस्या बच्चों ये थी कि उनमें जो भेदभाव था वो भेदभाव ज्यादा था। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज एग्जम्पशन, देखो वो क्या था, फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। ये जो शुरू के 2 एस्टेट थे उनको मेन छूट क्या थी कि उनको टैक्स पे नहीं करना है। जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, और जो बेचारे गरीब हैं उनको टैक्स पे करना है। तो कितना भेदभाव था। द नोबेल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, इनको कुछ फ्यूडल यानी सामंतवाद के भी कुछ अधिकार इनके पास थे, जैसे कि फ्यूडल ड्यू विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। एक सामंत को किसानों से कुछ जो है टैक्स या कुछ लगान लेने का अधिकार था, जिसको ये बोला करता कि ये मेरा तुम्हारे ऊपर ड्यू बनता है, यानी मेरी जमीन पर तुम खेती करते हो तो उस पे जो है मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूं, उस एहसान के बदले तुम गरीबों को मुझे कुछ टैक्स पे करना होगा, उसको बोलते फ्यूडल ड्यू। ठीक है। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। उसके अलावा किसानों को इनके स्वामी जमीन के मालिक के पास से फ्री में काम करना होगा,
इनके घर में फ्री में काम करना होगा, इसके खेतों में काम करना होगा, जब ये बुलाएगा तो आर्मी में जाना, इसके लिए जो है मार खाने जाना होगा। उसके अलावा जब रोड बनेगा, बिल्डिंग बनेगी तो मजदूरी करने के लिए आना पड़ेगा। ये तो बोले कर्तव्य है तुम्हारा। मेरी जमीन है, इस पर तुम खेती करो, और खेती कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूं। उस एहसान को चुकाने के लिए जब सरकार रोड बनाएगी तो मजदूरी करने आओगे फ्री में। मेरे घर में झाड़ू पोछा तुम करोगे, गार्डन की सफाई तुम करोगे, बाग बगीचे की सफाई तुम्हारा काम है। बोले कि ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म एक ऐसी कम्युनिटी में हुआ है कि तुम्हें अधिकार नहीं मिलते। और मेरे लिए क्यों करना? क्योंकि मेरा जन्म है उस कम्युनिटी, उस वर्ग में हुआ जहां पर तुम्हें काम करने होंगे मेरे लिए। तो ये था फ्यूडल प्रिविलेजेस। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पीजेंट। चर्च भी एक प्रकार का टैक्स लिया करते, बोला करते टाइथ, किसानों से। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। एक तो बेचारे इन थर्ड एस्टेट वालों को इनके जमीन के मालिक के पास, उस नोबेल के पास काम करना है, उसको टैक्स देना है। रही सही कसर ये निकाल देंगे चर्च वाले, मुझे भी टैक्स दे दो, क्योंकि पुजारी है तो पुजारी होने का टैक्स ले रहे हैं। और फिर जो है इन्होंने राजा को भी टैक्स पे करना है। इसमें क्या था? इसमें देखो एक टैक्स था, नाम था टेल। टेल क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट एंड टोबैको। ये सब था ही। उसके अलावा जो है हर चीज के ऊपर टैक्स था। नमक के ऊपर टैक्स, तंबाकू पे टैक्स, और खाने पीने की हर वस्तु पे टैक्स। इतने सारे टैक्स हैं। ऊपर से राज्य को भी टैक्स पे करना है, यानी टेल, चर्च को भरना है टाइथ, और इनके स्वामी के लिए भी काम करना है। तो ये समस्या थी। लेकिन दिक्कत क्या है? ये सब कौन करेगा? ये फाइनली द बर्डन ऑफ दीज एक्टिविटीज कहां पर जाएगा? बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन। ये सारे टैक्स जो है ये थर्ड एस्टेट वाले भरेंगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही हुआ है दुखी होने के लिए, इनका मानना था। ये वर्ड हैं जो आपको बता चुका हूं मैं, ये वही हैं, लाइवर, क्लर्जी, टाइथ एंड टेल। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लेंगे। इस कार्टून में देखिए, चित्र में यहां पर कितना साफ दिखता है। ये बेचारा एक जो है गरीब आदमी, इसके हाथ में कुछ एक फल सब्जियां वगैरह हैं, और एक में कुछ पैसे लेके आया है। अनाज की बोरी रखी है। सामने एक मोटा भद्दा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि एक बड़ा सेठ है, और इसके ऊपर मकड़ी दिखाई है। ये मकड़ी, ये मकड़ा है, मकड़ी नहीं, मकड़ा है ये। और ये देखो बच्चे, ये जो बेचारे देखो मक्खी। मतलब क्या दिखाना चाह रहा है इसमें चित्रकार? वो ये दिखाना चाह रहा है कि ये मकड़ा अपना जाल बुन रहा है, और एक बार ये गरीब मक्खी इसके जाल में फंस गई, ये इसको छोड़ेगा नहीं, यानी जीवन भर इसको लूटता रहेगा। और ये जो नोबेल मैन है, द स्पाइडर, द मकड़ा, ये जो है इसको लूट रहा है बेचारे को। ये राक्षस की तरह है। देखो ये जो थैला है ये डेविल बैग है, इसमें आप कितना डालो भरेगा नहीं, ये भरने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इसका मन नहीं भरने वाला लूटपाट से, ये तो लूटता रहेगा, लूटता रहेगा। तो ये देखो यहां पर कितना इसको पे करना है। ये बेचारा ग्रीन लेके आया है, ग्रेन वगैरह फ्रूट्स लेके आया है, पैसा लेके आया है, सलाद लेके आया है, और ये फैट लॉर्ड, ये मोटा भद्दा व्यक्ति वहां पर बैठा है और इससे सब कुछ वसूल रहा है। इसका मतलब है कि ये देखो, explain why the artist has portrayed the nobleman as the spider and the peasant as the fly। क्यों इस कलाकार ने इसको मक्खी के रूप में दिखाया और इसको मकड़ी के रूप में दिखाया? बच्चों, इसका मतलब यही है कि इस बेचारे को इसकी सारी उम्र सेवा करनी पड़ेगी, इसको हर समय कुछ ना कुछ देना होगा, और ये हर समय तक लेता रहेगा सब, क्योंकि इसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसको बोलते हैं नोबिलिटी, और इसका जन्म हुआ थर्ड एस्टेट में। तो यहां पर यह समझाने का वो प्रयास कर रहा है। अब देखो जो ये स्ट्रगल है बेचारी, ये फिर भी चलता रहता है। वो टैक्स भरते हैं, सब चल रहा है,
लेकिन बात कहां पर आकर बिगड़ी, अभी तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया है कि समस्या बिगड़ी कहां पर। अभी देखा हमने क्या हो रहा था उस समय, किसको टैक्स भरना पड़ रहा है। अब शुरू होता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि जिंदा रहने के लिए भी जब संघर्ष करना पड़े, जिंदा रहने का भी संघर्ष है। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी, अब वो देखो, पहले इस समय 1715 में 23 मिलियन थी, जो अब इस समय आते आते 28 मिलियन हो जाए, यानी जनसंख्या बढ़ चुकी थी। सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। बच्चों, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन यानी अनाज का उत्पादन है उस स्पीड से नहीं बढ़ता, नॉट कीप पेस विद द डिमांड। देखो, लोग अधिक हो चुके हैं पर खेती बाड़ी में आपका प्रोडक्शन कम है या सेम है, थोड़ा बहुत बढ़ा मान लो, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि खाने वाले ज्यादा हो चुके हैं अब, पर जमीन से पैदावार कम है। तो नुकसान क्या रहेगा कि लगातार जो है ना खाने की डिमांड और बढ़ती रहेगी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, ये क्या हुआ, ये बहुत स्पीड से बढ़ा, रोटी के दाम बढ़ने लगे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। बहुत सारे जो मजदूर, जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे, ये दुकानों में जो काम करते थे, इनकी एक बच्चों फिक्स सैलरी हुआ करती, फिक्स वेज था कि आपको ये मिलेगा। इनकी जो सैलरी है वो समय के साथ नहीं बढ़ी, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन इनके जो है सैलरी नहीं बढ़ रही है। अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि अब उतने पैसों में ये कम सामान ले पाएंगे। इनको अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी खाने पर खर्च करना पड़ेगा। तो इस कारण अब सिर्फ हालात ये थे कि बस अपने आप को जिंदा कैसे रखें। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। तो बेचारे गरीब का जो काम चल नहीं रहा है, तो गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉ और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और हालात और तब बिगड़ते जब कई बार फसल खराब होती, ओले पड़ने के कारण या सूखा पड़ने के कारण अगर फसल खराब होती तो इसका और नुकसान होता, क्योंकि अनाज कम हो जाता, और अनाज कम होने से क्या होता, दिस लीड टू ए सबसिस्टेंट क्राइसिस। इससे एक जीने का संकट पैदा होता, समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। और ऐसा ही एक बार हुआ था, ओल्ड रेजिम माने 1789 से पहले ऐसा कई बार हो चुका था। सूखा आ गया, कभी ओले पड़ गए, तो उसके कारण फसल खराब हुई, जनसंख्या वैसे बढ़ रही थी, तो खाने वाले बढ़ चुके थे और खाना कम था, तो खाने की कीमत बढ़ चुकी थी। गरीब आदमी को भी खाना है, अमीर को भी खाना है, पर अमीर के पास इतने पैसे हैं कि वो आराम से खाना खा सकता है, पर गरीब तो बेचारा पूरा दिन काम करता है, उसके फिक्स वेजेस हैं, उसकी सैलरी फिक्स है, उतनी सैलरी से वो बस खा पाएगा, वो और कैसे फिर वो अपना खर्चा करेगा। देखो, ये जो वर्ड है सबसिस्टेंस क्राइसिस, एक क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। जब आपको लगता है ना कि बस आप तो जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रहना भी अपने आप में एक महाभारत हो जाए कि जीवन बस आज से कल कैसे बचें, बस वही आपका ध्यान हो कि मैं जिंदा कैसे रहूं, उसको बोलते हैं कि सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। तो फ्रांस में घटना एक के बाद एक बदतर होती जा रही थी। अब आपके सामने एक डायग्राम है कि आपको सबसिस्टेंस क्राइसिस को ड्रॉ करना है कि कैसे हालात बिगड़ते हैं। देखो, बैड हार्वेस्ट होगा तो आपने छांटना कि इनमें से क्या होगा, ठीक है। बैड, देखो बच्चों, फसल खराब होती है तो क्या होता है, फसल खराब होगी तो क्या होगा भाई, अनाज का संकट हो जाएगा, यानी स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। देखो, आपने करना नहीं, ये रहा स्कार्सिटी, ये हो जाएगा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, ठीक है। पूरा करना चाहता हूं, इसमें स्कार्सिटी लिख दो, बाहर जाएगा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, ये हो जाएगा, ठीक है। फसल खराब हुई तो क्या हुआ, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, इसको हमने कर लिया, ठीक है। अब अनाज का संकट आ चुका है, अनाज का संकट आएगा तो इनमें से क्या होगा,
बताओ क्या होना चाहिए? अनाज का संकट आया तो क्या होगा? राइजिंग फूड प्राइसेस, खाने की कीमत जो बढ़ जाएगी। तो मैं लिख देता हूं राइजिंग फूड प्राइसेस, ये हो जाएगा, यानी खाने का संकट आया तो खाने की वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे, और खाने की वस्तु के दाम बढ़ेंगे, उसका मूल्य बढ़ेगा, तो गरीब व्यक्ति जो है अब वो इतना खाना नहीं खरीद पाएगा, और जब गरीब व्यक्ति खाना नहीं खरीद पाएगा तो उसका नुकसान क्या होगा? अब देखो इनमें से क्या फूड राइट्स होंगे या फिर मृत्यु होंगी या वीकर बॉडी होगा। देखो अगर गरीब व्यक्ति के पास खाना नहीं है तो बच्चों दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि एक तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या है कि साथ में क्या है कि फूड राइट्स होंगे, यानी दंगे, बेचारा भूखा मरता क्या नहीं करेगा। खाली पेट आदमी से आप जो है देशभक्ति की बात नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का पेट खाली हो और जेब खाली हो उस व्यक्ति से देशभक्ति की बात करना एकदम बेईमानी है। उसको नहीं मतलब किसी बात से कि तुम क्या कह रहे हो, कि तुम कौन सा नारा बोलते हो, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको दिखता है कि उसका पेट खाली है और उसके बीवी बच्चों का पेट खाली है, तो उसको बस ये चाहिए कि मेरा पेट कैसे भरे। तुम कोई बोलो, तुम बोलो वंदे मातरम, तुम बोलो भारत माता की जय, तुम बोलो जय शरण, तुम बोलो अल्लाह अकबर, कुछ बोलो, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता कि मेरा पेट कैसे भरे। तो बस वो देखता इस चीज की। अब वो बेचारा भूखा है, भूखा है तो क्या करेगा? वो दंगे भी कर सकता है और उसकी वीकर बॉडी भी है। देखो अगर हम यहां पर लें फूड राइट्स, देखो मैंने इसको यहां पर क्यों लिखा, मैं इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर ना एक चीज खाली दी हुई है ये रहा, और अगर यहां पर आप रखते हैं इसमें, मैंने यहां पे फूड राइट्स को रख दिया। फूड राइट्स दंगे होंगे तो क्या होगा? दंगे होंगे तो क्या होगा? इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, यानी मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ, मरने वालों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। अब रहता ये हो चुका ना, ये तो अगर वो खाना खरीद नहीं पाएगा तो उसकी वीकर बॉडी होगी, वीकर बॉडी, वीकर बॉडी यानी कमजोर शरीर होगा। कमजोर शरीर है तो जल्दी बीमारी की चपेट में आएगा, बीमारी की चपेट में आएगा तो फिर मृत्यु होगी। तो इस प्रकार ये हमारा बन जाता फ्लो चार्ट, द कोर्स ऑफ ए सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो इस प्रकार बच्चों आप इसको ध्यान से कर लेंगे, ये तुम्हारे एग्जाम में आता क्वेश्चन, ये आपसे बहुत बार इसके बारे में पूछता है, ठीक है। और उसके बाद अब बात करेंगे हम आगे कि कैसे जो है उस समय के फ्रांस में एक विशेष वर्ग को अधिकार थे, और उन लोगों में मिडिल क्लास में किस प्रकार जो है ज्ञान की गंगा बही, उनके दिमाग में कैसे आया कि हमें बराबरी का हक चाहिए, और मिडिल क्लास किस प्रकार इतना बुद्धिमान हुआ, उसके विचार कितने जागृत हुए कि उन्होंने जो है विशेष अधिकारों का अंत कर दिया। प्रिविलेज क्या होता है? किसी को आप कोई अधिकार दे खास कि भाई तुम्हें यह अधिकार मिला है, उसको बोलते प्रिविलेज। तो फ्रांस में आप क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट था उसको उसी जो है विशेष प्रकार के अधिकार थे, उसको बोला करते प्रिविलेज, बाय बर्थ हुआ करते। तो जब लोगों में जागृति आएगी ना कि हम तो भूखे मर रहे हैं और दोनों बैठ के मौज मार रहे हैं, जब ये इस बात की जब जागृति आएगी तो उससे सही मायने में क्रांति वही होगी जो कुछ परिवर्तन लेके आएगी। पर ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसमें इतना ही ठीक है। थैंक यू वेरी मच।